दोस्तों, महात्मा बुद्ध कुमार युवकों को यह सिखा रहे थे कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से ज्ञान को पाया, किस तरह से उन्होंने सत्य की खोज की। महात्मा बुद्ध ने उन कुमार युवकों को बताया कि जब वह सत्य की खोज में 10 साल बिता चुके थे और उसके बाद भी उन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था, वह अपने मन को नहीं समझ पा रहे थे, तो उस वक्त मैं बहुत निराश हो चुका था। मैंने तरह तरह के संकल्प लिए, उपवास भी किए, भूखा और प्यासा भी रहा और बिना मकसद के इस संसार में भटक रहा था। महात्मा बुद्ध ने उन चारों कुमार युवकों को बताया कि मैंने मौन भी रखे, उपवास भी किए, लेकिन जब इनमें लगातार मुझे असफलता मिलती रही और जब मेरे हाथ कोई भी परिणाम नहीं लगा, तो मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। मैं पूरी तरह से निराश हो चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह से सत्य की प्राप्ति करूं। मुझे कोई भी मार्ग नजर ही नहीं आ रहा था और उस वक्त मैं अकेले बैठकर रोया करता था। और देखते ही देखते जब एक दिन मेरा सब्र टूट गया, तो मैं एक पहाड़ी पर जा पहुंचा और मैंने तय किया कि आज मैं अपने देह को त्याग दूंगा। उस पहाड़ी पर पहुंचने के बाद मैंने चारों ओर देखा। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। यह सब देखकर मुझे भीतर ही भीतर यह महसूस हुआ कि मैं कितना कमजोर हूं। और फिर मैं वहीं पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। मैंने आसमान की तरफ नजर उठाई। मैंने देखा कि आसमान में बिजली कड़क रही थी और देखते ही देखते जोरों की बारिश भी शुरू हो गई। लेकिन अब भी मैं अपने गम में डूबा हुआ था और इस कारण मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैं चीख रहा था और कुछ समय बाद ही कुछ चमत्कारिक घटा। चीखते चीखते अचानक ही मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया, मानो जैसे एक भरा हुआ घड़ा अचानक से पूरी तरह से खाली हो गया। उस वक्त मैंने उस असीम शांति को महसूस किया जिसे मैं मौन रहकर प्राप्त न कर सका, वह मैंने चीखते और चिल्लाते प्राप्त कर लिया था। उस वक्त मुझे यह एहसास हुआ कि केवल बाहर से मौन होने से कुछ फायदा नहीं, बल्कि हमें भीतर से मौन होना अति आवश्यक है। क्योंकि जब हम केवल बाहर से मौन होते हैं तो अधिकांशतः हमारे मन में विचार चलते ही रहते हैं और इस कारण हमारे मन पर बहुत अधिक तनाव भी पड़ता है। हमारा मन बोझ के तले दब जाता है और हमारे मन का घड़ा भी धीरे धीरे भर जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति इस अवस्था में है तो वह व्यक्ति केवल खुद पर ही ध्यान दे सकेगा। वह केवल खुद को ही देखता रह जाएगा और उसका विकास कभी नहीं हो पाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस अवस्था से गुजर रहा है तो उसे अपने मन के बोझ को हल्का कर लेना चाहिए, किसी से अपने मन की बातें कर लेनी चाहिए। और जब आपके मन का घड़ा खाली हो जाए, आपका मन अंदर से शांत हो जाए, तब मौन रहकर आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। संध्या का वक्त था और महात्मा बुद्ध उन चारों कुमार युवकों को उपदेश दे रहे थे। वह चारों कुमार युवक बहुत ही प्रतिभावान थे। उन्हें अभी आश्रम में आए केवल 5 महीने ही बीते थे और 5 महीनों में उनकी शिक्षा बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से चल रही थी, जैसे कि तलवारबाजी, धनुर्विद्या, और उसके बाद वे लोग महात्मा बुद्ध के उपदेशों को भी सुना करते थे ताकि उन्हें धर्मों के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके, वह धर्म के मार्ग पर अच्छी तरह से चल सकें। तभी उन चारों कुमार युवकों में से एक युवक महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आपने हमें यह तो बता दिया कि जब हमारे मन का घड़ा भर जाए तो उसे हमें खाली कर लेना चाहिए, अन्यथा हमें केवल बाहर से चुप रहकर कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमें तो भीतर से शांत होना अति आवश्यक है और उसके लिए हमारे मन के उस दर्द को हमें सहना नहीं है, बल्कि किसी से बात करके अपने मन के बोझ को हल्का कर लेना चाहिए। लेकिन आपने हमें यह नहीं बताया कि हमें किन परिस्थितियों में चुप रहना चाहिए, क्योंकि जब हमें यह पता ही नहीं होगा कि हमें किन परिस्थितियों में अपने आप को मौन रखना अति आवश्यक है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम तो केवल मजाक का पात्र ही बन जाएंगे।
जब हमें यह पता ही नहीं होगा कि किन परिस्थितियों में शांत रहने से हमें लाभ होगा, तो हम उसका लाभ कैसे ले पाएंगे? तभी महात्मा बुद्ध ने उस युवक से कहा कि संकल्प लो कि आज से अगले 2 दिन तक तुम मौन रहोगे, क्योंकि जब तक तुम मौन धारण नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें यह नहीं समझा पाऊंगा कि तुम्हें किस जगह पर चुप रहना चाहिए और किस जगह पर तुम्हें बोलना चाहिए। और याद रखना कि यह संकल्प सिर्फ तुम्हें ही पता होना चाहिए। इस संकल्प के बारे में किसी को ना बताना। उस युवक ने महात्मा बुद्ध की बात मान ली। उस युवक ने अगले 2 दिन तक चुप रहने का संकल्प ले लिया और उसके बाद वह वापस आश्रम लौट आया। लेकिन वह युवक यह भूल चुका था कि अगली सुबह ही आश्रम में आयुर्वेदिक खान पान पर विद्यार्थियों के बीच तर्क वितर्क की प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें उन 4 कुमार युवकों ने भी हिस्सा ले रखा था। अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे लोग महात्मा बुद्ध की इस आदेश का पालन करेंगे। वे लोग चुप ही रहेंगे। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू की गई और उधर कुमार युवकों को महात्मा बुद्ध की वो चेतावनी उन्हें अच्छी तरह से याद थी कि 2 दिनों तक उन्हें पूर्ण तरह से मौन रहना है। आश्रम के विद्यार्थियों के साथ वहां पर आचार्य गण भी मौजूद थे। जब तर्क वितर्क शुरू किया गया तो उसके सामने वे 4 कुमार युवक कुछ न कह सके, जिस कारण वहां पर उपस्थित सभी गण ये सोचने लगे कि लगता है 4 युवकों के पास तर्क करने के लिए कुछ है ही नहीं। वह तो बिल्कुल भी तर्कहीन हो चुके हैं, उनके पास बुद्धि है ही नहीं। जिस कारण पूरे आश्रम में यह बात भी फैल गई कि जिसके पास तर्क वितर्क करने की बुद्धि है ही नहीं, वे लोग भला अपना राज्य कैसे संभाल पाएंगे। यहां तक कि उन 4 कुमार युवकों के सहपाठी भी उनके मुंह पर उनकी बुराई कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। एक विद्यार्थी ने तो हद तक कर दी। उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया और रास्ता रोककर वह कहता है, देखो तुम ये मत समझना कि तुम मुझसे किसी मामले में बेहतर हो। तुम बस एक राजा के बेटे हो, बस यही बात है। तुम्हारे पास केवल यही उपलब्धि है, इसके अलावा और कोई उपलब्धि नहीं। इस प्रकार की तरह तरह की आलोचनाओं को सुनने के बाद वह मन ही मन यह सोच रहे थे कि आखिर उन्होंने 2 दिनों का मौन क्यों लिया, उन्होंने इस संकल्प को क्यों ले लिया। धीरे धीरे हर कोई उनका मजाक बना रहा था, चारों ओर उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही थी। और जब उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपनी आलोचनाओं का जब कोई जवाब नहीं दिया तो इस कारण सभी लोग उन्हें कायर तक समझने लगे थे। लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। उन्होंने तो संकल्प ले रखा था कि वह किसी को नहीं बताएंगे कि उन्होंने 2 दिन का मौन धारण किया है। उनके पास लोगों की बातें सुनने और उन्हें देखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। रात का भोजन ग्रहण करने के बाद वे चारों अपने बिस्तर पर लेटने के बाद दिन में बीती हुई हर एक घटना के बारे में सोच रहे थे, जिस कारण उन्हें मन ही मन अपने ऊपर लज्जा आ रही थी। वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वे क्या करें, किस तरह से अपने मान सम्मान की रक्षा करें। अगली सुबह तलवारबाजी और धनुर्विद्या की प्रतियोगिता रखी गई थी, जहां पर तेज हवाओं के बीच रस्सियों से लटकते हुए मटकों पर निशाना साधना था। लेकिन चारों तरफ तो यह बात फैल चुकी थी कि जो कुमार युवक तर्क वितर्क में हमसे नहीं जीत पाए, वो भला धनुर्विद्या और तलवारबाजी में हमसे क्या जीतेंगे। अगली सुबह धनुर्विद्या की प्रतियोगिता को शुरू किया गया। जब पहले कुमार युवक ने मटकी पर निशाना साधना शुरू किया तो उसके मन में केवल एक ही विचार चल रहा था कि हवा की गति कब बदल रही है। अगर वह हवा की गति के साथ तीरों की गति का संतुलन बना लेता है तो वह अवश्य ही इस प्रतियोगिता को जीत सकता है। आज से पहले धनुर्विद्या का अभ्यास करते वक्त उसके मन में कभी भी यह विचार नहीं आया था। यह विचार उसके मन में नवीन था। उसने हवा की गति को देखा, हवा के रुख को देखा और उसी अनुसार उसने अपना तीर चलाया और वह तीर बिल्कुल लक्ष्य पर लगा था। लक्ष्य को भेद कर उसने वह प्रतियोगिता जीत ली। यह देखकर आचार्यगण और वहां पर उपस्थित सभी विद्यार्थी एक बार फिर से चर्चा करने लग गए कि चाहे तर्क शक्ति में ये कुछ न कर पाए हों, लेकिन धनुर्विद्या में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये धनुर्विद्या में बहुत अच्छे हैं। 2 दिनों के मौन के बाद वे सभी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे। वे सभी
चुप रहने का वह अनुभव महात्मा बुद्ध के साथ साझा करना चाहते थे। सबसे पहले कुमार युवक से महात्मा बुद्ध ने पूछा, भंते, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? इस पर वह युवक कहता है, हे बुद्ध, मैं तो तर्क वितर्क में निपुण था, किंतु 2 दिन के मौन के कारण मैं वहां पर कुछ न कह सका, जिस कारण लोगों ने मेरी आलोचना की, मुझे तरह तरह की बातें सुनाई। और हां, मैं धनुर्विद्या या फिर तलवारबाजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए मेरा अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा। इस पर महात्मा बुद्ध ने उस युवक से कहा, भंते, अनुभव अच्छे या बुरे नहीं होते, अनुभव तो केवल सिखाने के लिए होते हैं। तुमने उन अनुभवों से क्या सीखा? महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह युवक सोच विचार में पड़ गया। लेकिन जब उस युवक ने काफी समय तक जवाब नहीं दिया, तब महात्मा बुद्ध ने इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, जहां पर हमारी योग्यता का सवाल हो, जहां पर हमारी योग्यता नापी जा रही हो, वहां पर चुप रहना आपकी आलोचना का कारण बनता है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है जो बाजार में अपने सामान को बेच रहा है, तो ऐसे में उसे अपने सामान के बारे में बताना ही पड़ेगा। ऐसी जगह पर यदि वह चुप रहता है तो उसे नुकसान झेलना पड़ेगा। और ठीक इसी प्रकार अगर वह अपने सामान को भूलकर किसी और दूसरे विषय पर चर्चा करने लगता है, तो यह भी उसकी आलोचना का कारण ही बनेगा। जैसा कि तुमने कहा, तुम्हें धनुर्विद्या या तलवारबाजी नहीं आती है, और अब अगर तुम जबरदस्ती धनुर्विद्या के बारे में जानने लगे, तो यह भी तुम्हारी आलोचना का कारण ही बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हर विषय पर बोलना चाहते हैं, वह हर विषय पर अपनी मत रखना चाहते हैं, चाहे उन्हें पता हो या ना हो, लेकिन उनकी अपनी राय अवश्य होती है, उनका अपना एक मत अवश्य होता है। ऐसे लोगों को समाज कभी भी गंभीरता से नहीं लेता। इसलिए केवल उसी विषय पर बात करो जिस विषय पर तुम्हें अच्छा ज्ञान और उसके बारे में तुम्हें अच्छा अनुभव ही हो। जब ज्ञान और अनुभव दोनों मिलते हैं, तब जाकर के ज्ञान परिपूर्ण होता है। किंतु इस बात से यह तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें यह तो पता चल गया कि चुप रहने से तुम्हें क्या लाभ है। चुप रहने से तुमने ये तो जान लिया कि तुम तर्क शक्ति में अच्छे हो, और यही तुम्हारा हुनर है। यदि तुम 2 दिनों तक चुप ना रहते तो तुम्हें यह कैसे पता चल पाता, क्योंकि तुमने तो कभी इस पर ध्यान दिया ही नहीं था। इसलिए जो लोग लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन में भटकते रहते हैं, उन्हें कुछ समय के लिए चुप रहकर देखना चाहिए। उन्हें अपनी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। आगे महात्मा बुद्ध ने उन कुमार युवकों में से अगले युवक से कहा, भंते, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? इस पर वह युवक कहता है, हे तथागत, धनुर्विद्या की प्रतियोगिता के दौरान मैंने पहली बार यह महसूस किया कि हवा की गति और तीर की गति का अगर संतुलन बना दिया जाए तो किसी भी लक्ष्य को भेदा जा सकता है। जब मैं 2 दिनों तक चुप रहा तो मैंने इन बारीकों को समझा, उन्हें महसूस किया, जिन्हें मैं आज तक नजरअंदाज कर रहा था। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार हवा की गति और तीर की गति में संतुलन जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार सांसारिक जीवन और अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में संतुलन स्थापित करना होगा। जब आप आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में एक संतुलन स्थापित कर लेते हैं, उसके बाद आप बड़ी आसानी के साथ और बड़ी ही तीव्रता से आप अपने किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। कुछ लोग सांसारिक जीवन में कुछ इस तरह से घुल जाते हैं कि उनके पास अपने लिए समय ही नहीं होता। वह केवल अपने काम पर समय देते हैं, वह तो अपने परिवार तक को भूल जाते हैं। उनके लिए उनके पास समय तक नहीं होता, और यही कारण है कि उनका आध्यात्मिक विकास हो ही नहीं पाता। ऐसे लोग चाहे तो पारिवारिक सुख या फिर धन संपदा सब कुछ हासिल कर लें, लेकिन उनका मन कभी शांत नहीं हो पाएगा। वे लोग कभी उस शांति का अनुभव कर ही नहीं पाएंगे, जिस कारण वो जीवन भर केवल दुख में जीते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन की शांति का अनुभव कभी किया ही नहीं। और जब उनके लिए अपने खुद के लिए समय नहीं है, तो वे लोग आध्यात्मिक जीवन के बारे में क्या जान पाएंगे, अपने सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन को किस तरह से संतुलित कर पाएंगे। आगे महात्मा बुद्ध ने उन सभी कुमार युवकों को चेतावनी देते हुए कहा, आने वाले समय में तुम्हारा जीवन राज्य को समर्पित हो जाएगा। तुम एक अच्छे राजा बनने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें एक अच्छा
शासक बनना होगा और उसके लिए तुम्हें इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना है। अगर इन 5 जगहों पर तुम चुप रहना सीख गए, इसका अभ्यास तुमने कर लिया, तो तुम लंबे समय तक एक शासक बन सकोगे। तुम्हारे घर और गृहस्थी में हमेशा शांति बनी रहेगी। आगे महात्मा बुद्ध ने पहली बात बताते हुए कहा, जब तक कि तुम पूरे संकल्प और पूरे आत्म मंथन के साथ अपने मन में कोई लक्ष्य ना ठान लो, तब तक किसी को मत बताना। क्योंकि हम मनुष्य के जीवन में ऐसा कभी न कभी समय तो अवश्य आता है जब हम वैचारिक उलझन में पड़ जाते हैं। हमें यह समझ नहीं आता कि हम अपनी समस्या का समाधान कैसे करें, इसका हल हम कैसे करें। तो ऐसे समय पर चुप रहकर अपने मन को स्पष्ट करो, उसे साफ करो। और यदि उस विचार को लेकर किसी से विचार विमर्श करना भी हो, तो यह मत बताना कि ऐसी समस्या तुम्हें घेरे हुए है। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम आने वाले राज्य के राजा हो, और ऐसे में अगर तुम्हारी कमजोरियां किसी के पकड़ में आ गई, तो इससे पूरे राज्य का कार्यभार प्रभावित होने लगेगा, पूरा राज्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए अपनी समस्या केवल अपने तक ही रखो, और वो भी तब तक जब तक कि वह तुम पर बोझ ना बन जाए। जब तुम्हें लगने लगे कि वह समस्या अब तुम पर बोझ बन चुकी है, तुम अपने प्रियजनों के साथ उसे साझा कर सकते हो। आगे महात्मा बुद्ध अगली बात बताते हुए कहते हैं, जब 2 करीबी आपस में झगड़ रहे हों, तो उसके बीच में आकर किसी एक का पक्ष लेना यह तुम्हें हमेशा हानि ही पहुंचाएगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि तुम हो रहे अन्याय को देखकर शांत रहो, उसका विरोध ना करो। तुम्हें उस अन्याय का विरोध तो करना ही होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें शांत रहकर उस समस्या का समाधान खोजना होगा और तुम्हारी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। और हमारी बुद्धि तभी काम करती है जब हम शांत होकर केवल एक विषय पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो उसका समाधान आपको अवश्य मिल जाएगा और आप उस अन्याय का विरोध करके भी सभी की नजरों में अपने मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं। आगे महात्मा बुद्ध वह तीसरी जगह बताते हुए कहते हैं, कोई ऐसी समस्या सुलझा रहा हो जो बहुत कठिन हो या फिर उलझन से भरी हुई हो, वहां पर तुम्हें चुप रहना चाहिए। क्योंकि कठिन से कठिन काम को सफल बनाने के लिए तुम्हें पहले शांत रहना होगा। शांत रहकर, चुप होकर पूरे दिमाग से उसी समस्या के बारे में सोचा जाए। सही समय पर सही बात बोलना और व्यर्थ की बातों में ना पड़कर चुप रहना, ये 2 सिद्धांत जिस आदमी ने अपने जीवन में उतार लिए, उसकी प्रतिष्ठा चारों ओर फैल जाएगी। आगे महात्मा बुद्ध उन सभी 4 कुमार युगों को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, जब आप भोजन कर रहे हो तो उस वक्त आपको चुप रहना चाहिए। क्योंकि हम में से अधिकांश लोग भोजन करते वक्त बेवजह की बातें करते रहते हैं, जिससे वह भोजन का स्वाद नहीं ले पाते और इसी कारणवश उनका भोजन भी अच्छी तरह से नहीं पच पाता। जब हम चुप रहकर पूरे ध्यान से भोजन पर केंद्रित करके भोजन करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपका शरीर अपने आप ऐसे रसायन छोड़ता है जो खाने को जल्दी पचा लेते हैं। और अगर खाना सही तरह से पच रहा है, आपकी पाचन क्रिया यदि सही से काम कर रही है, तो आपका शरीर निरोगी होगा, आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे। आगे महात्मा बुद्ध आखिरी नियम बताते हुए कहते हैं, जब तक आपका कोई कार्य, आपका कोई लक्ष्य पूर्ण ना हो जाए, तब तक उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि यदि आप ऐसा कोई कार्य शुरू करने जा रहे हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यदि आप उस कार्य को शुरू करते ही किसी को बता देते हैं, तो वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हो सकता है कि वह व्यक्ति आपका लाभ उठाए और वह आपकी तरह कार्य शुरू करके आपसे आगे निकल जाए। इसलिए तुम सभी को किसी भी कीमत पर इस जगह पर चुप ही रहना चाहिए। आगे महात्मा बुद्ध अपना उपदेश खत्म करते हुए कहते हैं, अब तुम सभी को यह पता चल चुका है कि तुम्हें किस जगह पर बोलना है और किस जगह पर शांत रहना है। इन बातों का पालन करके तुम एक अच्छा जीवन जी सकते हो। अपनी प्रजा के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है वह तुम अच्छी तरह से निभा सकते हो। इसलिए इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारना। तुम्हारा जीवन हमेशा सुखमय बना रहेगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और उसके बाद उन सभी 4 कुमार युवकों को यह पता चल चुका था कि उन्हें कब और क्या बोलना है, कहां उन्हें नहीं बोलना है। उन्होंने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और वे सभी आश्रम की ओर लौट गए।
दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।